नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रामधारी गुप्ता जी खंड 1 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 26 पे। इसमें कवर है प्रतिलेखन संख्या 67, 68 और 69। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की और बीच बीच में आपको हल्का सा फ्लक्चुएशन अनुभव होगा। अगर आपने इतने पार्ट्स आपने लिख लिए हैं, 25 पार्ट जो आज से पहले हो चुके हैं, उनका अभ्यास किया हुआ है, तो आप इतने हैबिचुअल हो चुके होंगे कि वो फ्लक्चुएशन आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगी। लेकिन जो लोग अभी 80-90 पे ही लिख रहे हैं, उनको हल्का-सा बीच में अनुभव होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर से जब दोबारा इसको लिखेंगे, एक बार अच्छे से आपका नहीं हो पाया, तो आप दोबारा लिखिएगा बना के आउटलाइन्स को, तो आपका बहुत अच्छा डिक्टेशन होगा। और साथ ही में अब आपका स्किल बहुत नज़दीक आ चुका है, आप लोग को पता ही है। तो जो 25 पार्ट आज से पहले हो चुके हैं, उन सब का अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर से कर लीजिए। साथ ही साथ जो आउटलाइन का डिक्टेशन पड़ रहा है, आज उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, तो आप उसका भी अभ्यास अच्छे से करते रहिएगा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो लोग अभी नहीं जानते कि पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में आप जैसे ही ज्वाइन होंगे, वहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे पीडीएफ आपको आरजी उसके आगे जिस पार्ट की वीडियो रहेगी वो लिखा होता है। जैसे आज की 26वीं वीडियो है रामधारी गुप्ता जी के ऊपर, तो RG26 के नाम से आपको आज की वीडियो की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए सीधा-सीधा अब आपके डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। आप सभी लोग रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। मुझे आशा है कि यह बैठक ऐसी विचार गोष्ठियों और सम्मेलन इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हों तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों ना हो। सरकार का यही संकल्प है। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूँ कि प्रायः जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों, वहाँ रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग-अलग खानों में बांट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन
समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं, शायद वे सभी समाज में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमजोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमजोर ना कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत बनेंगे, जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ना करें, बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की हैं, परंतु उनमें एकता नहीं है। उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी हैं, लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांगे नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं, इनको पता ही होगा, जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए।
कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफ़ी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े, जिनमें 4 करोड़ लोग मरे। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, लगभग 5 दशक पहले में जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है। स्टॉप।